इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ कहानियां इतनी विशाल और सिनेमाई होती हैं, मानो किसी महाकाव्य के दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठे हों। आज के इस गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण में ठीक ऐसी ही एक कहानी पर बात होगी। एक ऐसा महासंग्राम जो साहस और संघर्ष की सबसे अद्भुत मिसालों में से एक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये विद्रोह आखिर इतना ऐतिहासिक क्यों है। 60,000। इस आंकड़े की भव्यता पर गौर करना वाकई दिलचस्प है। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। 30 जून 1855 के दिन इतने विशाल पैमाने पर संथाल योद्धा लामबंद हुए थे। ये आंकड़ा ही इस विद्रोह के सिनेमाई और महाकाव्य जैसे स्वरूप को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। ये महज एक छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी आबादी का मानो सैलाब था, जो अपने हक के लिए एक साथ उठ खड़ा हुआ था। संथाल हूल यानी संथाल विद्रोह, ये कोई रातों रात भड़का दंगा या छोटी मोटी बगावत बिल्कुल नहीं था। वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में फैला ये एक बेहद ही संगठित और व्यापक आंदोलन था। इसका एक लौता और साफ मकसद था एक पूरी तरह से धांधली और भ्रष्टाचार से भरे औपनिवेशिक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना। भाग 1। दमन और शोषण की पृष्ठभूमि। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं, जो किसी गहरी साजिश जैसी है। औपनिवेशिक शासकों ने बड़े ही शातिराना तरीके से एक जाल बिछाया। शुरुआत हुई 1832 में, जब संथालों को जमीन और खुशहाली का सपना दिखाकर दामिनी कोह इलाके में बसाया गया। लेकिन यह सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। उन्हें बेहद ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजबूर किया गया, और जब वो ये भारी भरकम कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें छीन ली गईं। देखते ही देखते उन्हें बंधुआ मजदूरी की उस अंधेरी खाई में धकेल दिया गया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये उत्पीड़न कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी की पूरी एक व्यवस्था एक साथ मिलकर काम कर रही थी। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जालिम राजस्व प्रणाली, दूसरी तरफ खून चूसने वाले सूदखोर महाजन और क्रूर जमींदार, और इन सब का साथ दे रही थी पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस और कानूनी व्यवस्था। इन सभी ताकतों ने मिलकर संथालों को एक ऐसे कोने में धकेल दिया जहां से हिंसक बगावत के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। भाग 2। 60,000 संथालों का महासंग्राम। इस महासंग्राम के पीछे के उस असाधारण नेतृत्व को समझना भी बेहद दिलचस्प है। ये कोई ऐसा समूह नहीं था जहां सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे हों। इसके बजाय ये एक परिवार के नेतृत्व में चलने वाला गहराई से एकजुट दस्ता था। 4 मुर्मू भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, और 2 बहनें, फूलों और झानों। इन्होंने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने रातों रात दसियों हजार लोगों के दिलों में क्रांति की आग जला दी। और हां, यह विद्रोह महज हथियार उठाने तक सीमित नहीं था। सिद्धू मुर्मू ने सिर्फ लड़ाकों का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि करीब 10,000 संथालों को इकट्ठा करके एक समानांतर सरकार ही खड़ी कर दी। मतलब उनका अपना खुद का एक स्वतंत्र तंत्र। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, अपने खुद के कानून बनाना, उन्हें लागू करना और टैक्स वसूलना, ताकि वो अपनी सच्ची संप्रभुता स्थापित कर सकें। इस विद्रोह की सबसे सिनेमाई बात थी इसका बेहतरीन समन्वय। 60,000 संथाल लड़ाके 1500 से 2000 की टुकड़ियों में बटे हुए थे, और उन्हें बाकी समुदायों का भी जबरदस्त साथ मिला। गोवाला यानी दूध का काम करने वाले लोग उन्हें अहम खुफिया जानकारी देते थे। वहीं लुहारों ने हथियार बनाने और उनकी सप्लाई का जिम्मा उठा लिया था। साफ है, ये कोई बेकाबू भीड़ नहीं थी, बल्कि एक बेहद ही शानदार और सुनियोजित रणनीतिक अभियान था। भाग 3। कंपनी का क्रूर पलटवार। अब जो दृश्य उभर कर आता है वो किसी ट्रेजेडी फिल्म से कम नहीं है। एक बेहद दिल दहला देने वाला और पूरी तरह से असमान युद्ध। एक तरफ अदम्य साहस वाले आदिवासी लड़ाके, जिनके पास तीर और धनुष जैसे पारंपरिक हथियार थे, और दूसरी तरफ एक विशाल मशीनीकृत औपनिवेशिक वॉर मशीन। 7वीं और 40वीं नेटिव इन्फेंट्री की बारूद उगलती बंदूकें और मुर्शिदाबाद के नवाब द्वारा भेजे गए विशालकाय युद्ध हाथी। मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। जुलाई 1855 से लेके जनवरी 1856 तक यह संघर्ष एक बहुत बड़े इलाके में फैल गया। कहलगांव, सूरी, रघुनाथपुर और मुनकटोरा जैसी जगहों पर बेहद भयंकर झड़पें हुईं। शुरुआत में संथालों को कुछ कामयाबियां भी मिलीं, लेकिन सच तो यह है कि असीम हौसले और तीरों की बौछारें आखिरकार तोपों और बंदूकों की अनवरत बारिश के सामने भला कब तक टिक पातीं। इस विद्रोह को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हथकंडे अपनाए वो हद से ज्यादा क्रूर थे।
नेताओं को पकड़ने के लिए भारी भरकम इनाम रख दिए गए। संथालों की हिम्मत तोड़ने के लिए युद्ध हाथियों का इस्तेमाल करके उनकी झोपड़ियों और पूरे के पूरे गांवों को बेरहमी से रौंद दिया गया। और आखिरकार लड़ते लड़ते सिद्धू और कान्हू की शहादत के साथ इस महासंग्राम का एक बेहद ही दर्दनाक अंत हुआ। यहाँ एक पल रुककर जरा इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस करना जरूरी है। 15,000 से भी ज्यादा जानें चली गईं। न जाने कितने गांव राख के ढेर में बदल दिए गए। यह आंकड़ा महज एक संख्या नहीं है, ये उस अमानवीय क्रूरता की गवाही देता है जिसका सामना उन लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए किया था। भाग 4 संथाल परगना का निर्माण। अगर इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो 1760 के दशक से जो विस्थापन और शोषण का सिलसिला शुरू हुआ था वो 1855 के इस भयानक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। और इसी महासंग्राम का नतीजा था कि अपनी जिद पर अड़ी औपनिवेशिक सत्ता को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्हें मजबूरन अपनी नीतियों में एक बड़ा बदलाव करके एक नया जिला बनाने का फैसला लेना पड़ा। अपनी सत्ता को किसी तरह बचाए रखने और भविष्य में ऐसे किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए कंपनी ने एक हताश कोशिश की। भागलपुर और बीरभूम जिलों को काटकर 5,500 वर्ग मील का एक नया क्षेत्र बनाया गया, जिसे नाम दिया गया संथाल परगना। वहां कुछ विशेष कानून भी लागू किए गए। मकसद बड़ा साफ था, किसी तरह इस विद्रोही आदिवासी आबादी को शांत किया जाए। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बेहद गहरा सवाल जहन में उठता है, क्या इस नई जिले का निर्माण वाकई उन 15,000 खोई हुई जानों और छीनी गई जमीनों के लिए कोई सच्चा न्याय था, या फिर ये महज एक औपनिवेशिक मरहम था ताकि एक और महासंग्राम को भड़कने से रोका जा सके? इतिहास अक्सर ऐसे ही जटिल सवाल छोड़ जाता है जिन पर बार बार विचार करने की जरूरत होती है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।